हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर पुराना है, टॉपिक नया है। यानी कि पिछले वीडियो से अगर आप देख रहे हैं तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मिसलेनियस प्रोविजंस। मिसलेनियस प्रोविजंस आपके सीए फाइनल लेवल पर, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कंपनी लॉ के बारे में, तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 10 आपको दिया गया है मिसलेनियस प्रोविजंस। ऐसे तो समझ में नहीं आता है कि मिसलेनियस में क्या क्या चीज़ें हैं, बट लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसी सीरीज में सेकंड टॉपिक मिसलेनियस प्रोविजंस में है, जो टाइटल में आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम है रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। यानी कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसी कंपनी का जब नाम हटा दिया जाता है या फिर हटाने वाले हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। दो तीन क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो स्टैंड होते हैं, वो ये है कि नाम क्यों हटाया जा रहा है, कहाँ से हटाया जा रहा है, मीन्स ऐसा कोई रजिस्टर बना हुआ है क्या जहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, तो उसको हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेक्शन 248 से लेकर 252 तक ये हम सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज फ्रॉम सेक्शन 248 टू 252 फॉर सीए फाइनल लेवल। और इसके अलावा भी कोई दूसरे स्ट्रीम वाले लोग हैं, बच्चे हैं, या फिर कोई दूसरे लेवल पर जो स्टडी कर रहे हैं और जिनके लिए टॉपिक हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आपको नाम पता चल ही चुका है, हम डिस्कस कर रहे हैं रिमूवल ऑफ नेम्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अब आप ऑलरेडी एक सीए फाइनल स्टूडेंट है, या फिर हम उस बात को अज्यूम ना भी करें तो हमारे सारे वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। हम हर चीज़ को, हर एक सेक्शन को हम फ्रॉम द स्क्रैच यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा इस टाइटल को हम ब्रेक डाउन करते हैं। आपका कहना है कि हम रिमूव कर रहे हैं नाम को, कंपनी के नाम को, तो एक बात तो जाहिर है यहाँ पर कि सिर्फ बात यहाँ पर जो चल रही है वो सिर्फ कंपनी की बात चल रही है। बिल्कुल सही। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिखते जाते हैं कि कंपनी की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किसी भी कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसको यहाँ पर बहुत सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है? यस, आप फाउंडेशन लेवल पर पढ़ के आए हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको एक प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो बॉडी है जिसके पास में हम जाएंगे वो है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बराबर है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में आपका नाम जब तक उस रजिस्टर में नोट डाउन नहीं हो जाएगा, आपके कंपनी को हम रजिस्टर्ड नहीं बोलते हैं। ये बात हमको पता है। अब बात क्या आ गई है, सिंपल सा फंडा है यहाँ पर कि इस रजिस्टर में से, जिस रजिस्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ पर सब कंपनीज के नेम होते हैं, उनका नेम के साथ में और क्या क्या होता है, उनका एड्रेस होता है, उनका ऑब्जेक्ट होता है, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो होता है, एम्प्लॉयज़ की थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होती है, क्या आपका बिजनेस है पर्टिकुलर, यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका कौन सा है, ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाती है ना। क्या ये सब चीज़ें जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में है उनकी हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं। मतलब कि जब मैंने आपको कहा कि मैं आपका नाम रिमूव करने वाला हूँ फ्रॉम वेयर कंपनी का नाम रिमूव किया जा रहा है रजिस्टर ऑफ कंपनीज से, तो क्या ये पॉसिबल है? तो पहला क्वेश्चन है यस, बिल्कुल पॉसिबल है, आपका नाम यहाँ से हटाया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, कब हटाया जा सकता है? तो उन्होंने कहा कुछ रीजंस है जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, बट वो रीजंस ना यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से है। तो उसके लिए हमें पहले आप ही बताइए, इज इट पॉसिबल? तो यस, दिस इज पॉसिबल। नाउ हु कैन डू दिस, यानी कि कौन हटा सकता है? तो इसका दो तरीके से आंसर है। एक तो आरओसी खुद, यानी कि जब उसको ऐसा लगे तो वो खुद ही ऐसा कर सकता है कि यस, सुओ मोटो वो ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, और आरओसी ना करे तो क्या कंपनी खुद भी बोल सकती है कि यार हमारा नाम यहाँ से हटा दो, अब हमारी कंपनी को हम वाइंड अप करना चाह रहे हैं, हम कंपनी का बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं। अब कंपनी भी खुद भी बोल सकती है कि यार हमको बिजनेस नहीं करना है, हम वाइंड अप करना चाहते हैं। तो बिल्कुल यस, कंपनी भी ऐसा कर सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर दैट हु कैन डू दिस, दो है, आरओसी भी कर सकती है और कंपनी खुद भी कर सकती है। ठीक है, इसका आंसर हम आगे और अच्छे से एलेबोरेट करेंगे ना। आपने कहा था कुछ रीजंस होंगे, बराबर है, यस बिल्कुल रीजंस यहाँ पर होंगे, बट उन रीजंस को हम कैटेगरी वाइज ही डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशंस है, यहाँ पर क्या इफेक्ट भी होने वाला है। यानी कि एक बार ये कंपनी का नाम यहाँ पर रजिस्टर से हट गया तो उसका क्या इफेक्ट है, यानी कि उसका मतलब क्या है? क्या अब कंपनी कंपनी नहीं रही? यस, बिल्कुल नहीं रही है। क्या उसकी लाइबिलिटीज़ पर कुछ इफेक्ट आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई गलत एप्लीकेशन दे दी फ्रॉडुलेंट तरीके से,
बकवास सी बात पर, चिंदी सी बात पर कि हम इस कंपनी का नाम हटाना चाहते हैं, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि उसकी यहाँ पर पनिशमेंट क्या होती है। नाउ स्टार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम आरओसी की बात कर रहे हैं सर, आरओसी के ऊपर कौन रहता है, कौन सी बॉडी रहती है, हमको मालूम है सर। आरओसी के ऊपर ट्रिब्यूनल रहता है। तो सर ट्रिब्यूनल के पास में जो पावर्स है वो उसके पास में रहने वाली है। यस, ट्रिब्यूनल की पावर्स अलग है। ट्रिब्यूनल भी यहाँ पर कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है, वो आरओसी से पूछने नहीं आएगा, बात समझिएगा आप। तो ये जितने भी सेक्शंस आगे बात करने वाले हैं आरओसी की इस पावर के बारे में, रजिस्ट्रार की इस पावर के बाद में, उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिब्यूनल अपनी उन पावर्स को यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ये जितना भी मैंने सब आपको बोला है, चिंता मत करिए, ये है सेक्शन 248 टू 252, ठीक है। ये सभी के सभी 5 सेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला सेक्शन देखिए 248 से, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिमूव नेम ऑफ द कंपनी। यानी कि आपने जैसा बोला था सर कि पहले आरओसी के पास में पावर है, वो खुद इसको यूज कर सकता है। यस, ठीक है सर। 249 248 के साथ में ही बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग एप्लीकेशन अंडर 248। यानी कि 248 के अंदर कौन एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, जरा ये भी तो बताइए कि ये काम कौन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी आपको दिखेगी जो ये बोलेगी कि बॉस ये लोग जो है जिन्होंने ये काम किए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर, वो यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं दे सकते टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये हो गया एक नेगेटिव सेक्शन, यहाँ से प्लस का निशान हटा के मैं माइनस बना देता हूँ, ठीक है। कि 248 में एप्लीकेशन कौन नहीं दे सकता, वो 249 के अंदर है। अब एक बार कंपनी का नाम हट गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसको डिसॉल्व्ड बोला जाएगा क्या नहीं बोला जाएगा, 250 उसके बारे में बात करता है। 251 क्या बोलेगा कि फ्रॉडुलेंट तरीके से अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी नाम को रिमूव करने के लिए, तो आपको 251 के हिसाब से देखा जाएगा। और क्या ट्रिब्यूनल को अपील किया जा सकता है, ये 252 के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये सब बातें हो गई किसके बारे में, हमने देख लिया चैप्टर का जो नाम दिया गया है क्यों दिया गया है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है तो नाम भी हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है, आरओसी हटा सकती है, कंपनी खुद हटा सकती है। रीजंस हमको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। इफेक्ट देखने के लिए 250 में, 251 के अंदर हम फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, 252 में क्या हम ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूनल के क्या मैंने आपको बताया, ट्रिब्यूनल के पास में पावर्स हमेशा रहेगी खुद की। और क्या आरओसी से आप परेशान होकर ट्रिब्यूनल के पास में हमेशा जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। टाइम लिमिट वहाँ पर 252 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सर आपने बोला आरओसी के पास में भी पावर है और कंपनी के पास में भी पावर है ये काम करने की, बट सर यहाँ पर तो 248 में एक ही चीज़ दिख रही है, नहीं दिख रही है। अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। सबसेक्शन नंबर 1 बोलता है आरओसी की इस पावर के बारे में, और सबसेक्शन नंबर 2 बोलता है कंपनी की इस पावर के बारे में कि कंपनी भी खुद का नाम हटा सकती है, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास बहुत ही अच्छा तरीका है, जिन्होंने कुछ पिछले वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा। हम देखिए लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ में इतने सारे प्रोविजंस होते हैं, सब याद करना पॉसिबल नहीं होता है। कॉन्सेप्ट तो हम समझ रहे हैं कि भैया क्यों ऐसा हो रहा है, इन सेक्शंस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हम समझ ही रहे हैं। बट साथ में हमको ये भी समझना है कि इनको याद कैसे करें, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमको पढ़ाई करनी है, हमको आंसर लिख कर भी आना है, सिर्फ समझना नहीं है। तो वो चीज़ वहाँ पर क्लिक होनी चाहिए, बराबर है। आई थिंक यू आर विथ मी। तो आइए मैं आपको स्टोरी के थ्रू ये सब सेक्शंस याद करवाता हूँ। जितना पॉसिबल होगा उतना फन तरीके से हम इन सेक्शंस को याद करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों आपको एक छोटी सी वॉच यहाँ पर दिख रही होगी। स्टोरी हम यहीं से शुरुआत करेंगे। कहानी है मेरी, ठीक है। हुआ क्या देखिए, रात को 2:48 पर, ध्यान से सुनेगा, 2:48 AM रात को मेरे साथ में क्या हुआ उसकी कहानी है, ठीक है। रात को 2:48 AM पर मुझे घर से निकाला गया। क्यों, रीजंस आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने 2 बार कोशिशें करी, ट्राई किया मैंने मेरे डैड को समझाने के लिए कि मुझे मत निकालो, ठीक है। सो कोशिश नंबर 1 एंड कोशिश नंबर 2, 2:48 पर ये डिसीजन लिया मेरे डैड ने, ठीक है। ओके सर, ये क्या लिख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। सो मेरे डैड ने डिसीजन लिया मुझे निकालने का। मैंने पहली कोशिश करी डैड को समझाने की, ठीक है। दूसरी कोशिश भी मैंने ही करी, ठीक है। नाउ अब ज़रा देखिए हुआ क्या। अगले मिनट में मैंने जब यहाँ पर रीजनिंग चालू करी, मैंने पूछना चालू किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में, तो अगले मिनट पर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया और मेरा पूरा पास्ट मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया कि तुमने पास्ट में क्या क्या गलतियाँ करी है हम आपको बताते हैं, ठीक है भैया। इसलिए आपके ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ठीक है। तो अगले मिनट ये हुआ मेरे साथ में, 2:50 पर मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ
गिल्ट हुआ, मैं खुद से बात करने लगा, ठीक है, और मैंने खुद बैठकर बहुत सारी चीज़ें सोचना चालू करी। सो रात को 2:30 बजे तक, ठीक है, 2:30 मतलब 250 को हम 2:30 बोल रहे हैं, ठीक है, आप 2:30 में समझिएगा। सो रात को 2:30 बजे तक मैंने क्या करा, मैंने अपने आप को डिसॉल्व नहीं होने दिया, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं पॉजिटिव रहा, ठीक है। और 251 पर मुझे समझ में आया कि मेरे माँ बाप कैसे मेरे साथ में फ्रॉड कर रहे हैं और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं डायरेक्टली भागा कहाँ पर, मैं भागा मेरे बड़े पापा के पास में, ठीक है, बड़े पापा के पास में। बस ये छोटी सी स्टोरी है। अब ज़रा इन सेक्शंस पे आइएगा, पहले स्टोरी सुनिए, फिर इन सेक्शंस को मैं याद करवाता हूँ। 2:48 पे मुझे बाहर निकाला गया। यानी कि क्या हुआ मेरे साथ में, ज़रा साथ में रहिएगा मेरे। यानी कि क्या रिमूवल का केस हो रहा है मेरे साथ में? यस। तो रिमूवल का ही सेक्शन है क्या मेरा? यस। आपका नाम हटाया जा रहा है, कंपनी का नाम, तो मुझे भी यहाँ जायदाद से हटाया जा रहा है, ठीक है। सो 2:48 पर। क्यों? आपको क्लॉक जब भी देखेंगे आपको याद रहेगा, पिक्चराइजेशन याद रहेगा। 248 पहला सेक्शन है। रिमूवल दो तरीके से हो सकता है, सबसेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 2। यानी कि यहाँ पर खुद मुझे बाप निकाल सकता है, आरओसी पिताश्री निकाल सकते हैं अच्छी लैंग्वेज में, और कंपनी खुद भी निकल सकती है, तो वो है सबसेक्शन नंबर 2। रिमूवल करने के बाद में मेरा पास्ट खुरेदा गया, पास्ट निकाला गया, मतलब कि पास्ट में जिन्होंने ये हरकतें कर रखी है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है कि वो 248 वाली एप्लीकेशन नहीं दे सकते, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव सेक्शन बन गया पास्ट के हिसाब से। डिसॉल्व होने के बाद में क्या इफेक्ट आता है, तो वो 250 है। फ्रॉड हुआ तो मुझे समझ में आ गया और बड़े पापा के पास में गया, यानी कि बड़े पापा कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस पूरी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर कौन कौन है जरा आप देखिए। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा, बाप है रजिस्ट्रार जिसको हम आरओसी बोलते हैं, ट्रिब्यूनल मेरे बड़े पापा है, घर वाले कौन कौन है, डायरेक्टर है, मेंबर है, ऑफिसर है, मैनेजर है, जो यहाँ पर कंपनी के लोग होते हैं वो सब मेरे घर वाले हैं। कंपनी यानी कि मैं खुद मैं हूँ, और लाइबिलिटीज़ यानी कि कर्ज होता है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को हम यूज़ करने वाले हैं सभी सेक्शंस के अंदर। अब यहाँ पर स्टोरीज तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है, स्टोरी के साथ में सेक्शन समझना बहुत जरूरी है। ये तो मैंने आपको फ्लो याद करवा दिया। 248 में रिमूवल की एप्लीकेशन देना, 249 में कौन नहीं दे सकता है वो हमने देख लिया, 250 में इफेक्ट क्या होगा, डिसॉल्व माना जाएगा कंपनी को क्या, 251 में फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन नहीं आ सकती, और 252 में आप ट्रिब्यूनल के पास में अपील कर सकते हो। रजिस्ट्रार यानी कि पिताश्री, कंपनी मैं खुद हूँ, मेरे घर वाले डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये सब लोग हैं, ठीक है। साथ में लाइबिलिटीज जब भी आएगा उसको कर्ज बोला जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या समझना है आपको, ट्रिब्यूनल बड़े पापा, ठीक है, वो तो ऊपर है ही सही ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं 248 की। ज़रा 248 की स्टोरी बोलने से पहले मैं आपको ले लेता हूँ यहाँ पे, आप हेडिंग पढ़ी, क्योंकि हमको कंटेंट भी याद करना है, सिर्फ स्टोरीज नहीं समझनी है। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू रिमूव नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, यानी कि आरओसी की पावर को हमें यूज करना है, बराबर है। तो सबसेक्शन नंबर 1 क्या आरओसी के बारे में बात करेगा, पावर ऑफ रजिस्ट्रार, यस, सुओ मोटो, वो खुद जाके कंपनी का नाम हटा सकता है, ठीक है। जरा नीचे आते हैं हम। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार बाय, बोल्ड में देखिए, बाय कंपनी फॉर रिमूवल ऑफ नेम, क्या बोला गया है कि क्या कंपनी यहां पर अपनी इस पावर को यूज कर सकती है, यस। तो ये हो गया हमारा सबसेक्शन नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे के कुछ सबसेक्शंस भी है, यस, वो सब हमको देखने हैं, साथ में हम देखेंगे। 248 ही सबसे बड़ा सेक्शन है जो हमको यहाँ पर समझना है। चलिए तो अब हमारी स्टोरी पहले चालू करते हैं और समझते हैं कि हो क्या रहा है हकीकत में। 248 में हुआ क्या था, रिमूवल के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है। मेरे साथ में क्या हुआ था, स्टोरी में आइए जरा। 248 में घनी रात थी और मुझे यहाँ पर बोला गया कि आप मेरी जायदाद से निकले हुए, कि आपने बहुत गलत काम करे। मैंने कहा पिताश्री ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप मुझे मत निकालिए। तो फर्स्ट ट्राई जो है मेरा वो आरओसी से, यानी कि मेरे डैड से मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। हुआ क्या था सर ये बताइए, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। छोटी सी बात हुई थी, पर बात पहुँची कहाँ तक ये देखिए। मेरा मोटोरोला का नया फ़ोन था, ठीक है, वो मुझसे टूट गया। किसका? मोटोरोला का। मैं आपको कनेक्शन भी बताते जाऊँगा। तो नया मोटोरोला का फ़ोन है, मोटो से यानी कि सुओ मोटो आपको याद आना चाहिए, ठीक है। सुओ मोटो आपको याद आ रहा है, मतलब कि आरओसी खुद एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, पहला पॉइंट। मोबाइल फ़ोन टूट गया दोस्तों, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि टूट गया, 1 साल पहले से मैंने खरीद रखा है और मैंने उसको डिडंट यूज़ सिंस द इंसेप्शन फ्रॉम 1 ईयर। 1 साल हो चुका था, 1 साल, ठीक है, और मैंने उस फ़ोन को इंसेप्शन से ही यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो भैया ख़रीद के रखा क्यों, मुझे पता है आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, पड़ा रहा है, एक्स्ट्रा स्पेयर फ़ोन ख़रीद लिया, नहीं यूज़ कर रहे हम, ठीक है। बट मैंने किया क्या, ईएमआई पे उसको लिया था, तो मैंने उसका सब्सक्रिप्शन और ईएमआई भी मैंने पे नहीं करी, और उसको 180 डेज़ हो गए हैं, यानी कि 180 डेज़ से मैं उसकी ईएमआई भी पे नहीं कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन भी पे नहीं कर रहा हूँ।
ये सब चीज़ें ठीक थी, इतना सारा खर्चा हो रहा है, ठीक है, बट घर की हालत देखो, घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। डैड का बिजनेस पिछले 2 साल से इतना अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, 2 साल से बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और हम लोग डॉर्मेट्री में यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर डॉर्मेट्री में टाइम निकाल रहे हैं, हमारा खुद का घर भी नहीं है, एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों, समझेगा। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ में हुई। फिजूल खर्चा करता हूँ। 1 साल पहले फ़ोन खरीदा है मोटोरोला का, 1 साल से उसको यूज़ नहीं किया है। 2 साल से पापा का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, 180 दिन हो गए मैंने सब्सक्रिप्शन का पैसा भी नहीं दिया है, ठीक है, और हम इतना ही नहीं डॉर्मेट्री में रह रहे हैं हम, इसके बावजूद भी मैं इतना फिजूल खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या, अब देखिए, अब आती है लड़ाई चालू। देन वॉट, माई डैड स्लैप्ड मी इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। ज़रा देखिएगा, स्टोरी को कनेक्ट कीजिए। डैड मतलब कौन है, ROC, ठीक है, निकाल कौन रहा है, डैड, ROC मुझे निकाल रहा है, इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। सर फैमिली मेम्बर्स में आपने बताया था हमको कौन कौन आता है, ज़रा ऊपर आइए। फैमिली मेम्बर्स में आएंगे डायरेक्टर, मेंबर्स, ऑफिसर और मैनेजर, यानी कि जो मेरे घर वाले हैं उनके सामने मुझे थप्पड़ मारा। अब देखिए, आई क्राइड, मैंने बोला, आई सेड प्लीज़ नो, मैंने PN कर करके पापा को मना किया कि मुझे मारो मत। ओजी ओजी भी किया, ओजी सुनो, यानी कि रिस्पेक्ट दी मैंने, बट उन्होंने नहीं सुना, बट ही डिडंट लिसन। ही गेव मी 30 डेज टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ। उन्होंने कहा 30 दिन में अपने आप को प्रूव कर, और जो भी तूने ये खर्चा किया है तू उस चीज़ को वापस रिप्रेजेंट करके भरपाई मुझको कर। 30 दिन का मुझे मौका दिया रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ठीक है। अब ज़रा स्टोरी को मैं यहीं रोकता हूँ, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सबसेक्शन है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, यानी कि हमारा पहला जो हक है वो रजिस्ट्रार के पास में, ROC के पास में, कि वो कंपनी का नाम यहाँ पर हटा सकता है। कैसे हटा सकता है भैया, ये उसकी सुओ मोटो पावर है। ज़रा स्टोरी को रिलेट करते जाइए। अगर रजिस्ट्रार के पास में ये रीज़न टू बिलीव है क्या, कि कंपनी ने 1 साल से बिजनेस नहीं किया है, जब से उसने कंपनी बनाई है, कमेंस करा है बिजनेस, तब से उसने 1 साल से इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में बिजनेस को चालू नहीं किया है। 1 साल से बिजनेस चालू नहीं किया मैंने, 1 साल से फ़ोन यूज़ नहीं किया था, ठीक है। दूसरा सबसेक्शन ओमिट कर दिया गया, उसको छोड़िए। तीसरा, अ कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 2 साल से मेरे डैड का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो 2 साल में बिजनेस उसने नहीं किया हो, यानी कि इंसेप्शन से, सुनिएगा, इंसेप्शन से 1 साल हो गया है और बिजनेस को मैंने कमेंस नहीं किया है। पिछले 2 साल, जस्ट प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में मैंने बिजनेस नहीं किया है, या फिर बिजनेस नहीं किया है वो तो ठीक है, एंड आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो कुछ रीज़न है क्या आपके पास में, रीज़न कुछ भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो अपने आप को डोरमेंट कंपनी बना लो ना। डोरमेंट कंपनी 455 सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन दी जाती है। भैया डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है, कि जिनको कुछ टाइम के लिए डोरमेंट बना दिया जाता है, यानी कि जो बिजनेस में नहीं है उनका स्टेटस ले लिया जाता है, नॉर्मल कंपनी का डोरमेंट कंपनी बना दिया जाता है। बट क्या आपने उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करी, नहीं करी, तो ज़रा याद आया आपको, हम डॉर्मेट्री में रह रहे थे, डॉर्मेंट कंपनी, यानी कि डॉर्मेंट कंपनी के लिए भी मैंने स्टेटस के लिए अप्लाई नहीं किया। 2 साल से बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, या फिर जब से मैंने इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी उससे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। और तो और 180 दिन तक मैंने सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं दिए, EMI के, याद है आपको, वो भी रीज़न है यहाँ पर। जो भी सब्सक्राइबर थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाले, ठीक है, सब्सक्राइबर थे, उनको अपना सब्सक्रिप्शन देना चाहिए था, जो उन्होंने बोला था कि हम देंगे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, और उन्होंने नहीं दिया है। तो 180 दिन हो गया है, उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है, और उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया है कि हम देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। तो MOA वाले जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उन्होंने 180 दिन तक सब्सक्रिप्शन का पैसा भी नहीं दिया है। या फिर एक और रीज़न हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड, कि जो बोला था फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर हम इस तरीके से बिजनेस करेंगे, वो वाला बिजनेस नहीं कर रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमारे स्टोरी के सभी पॉइंट आ गए, ज़रा देखिए। पहला पॉइंट आ गया, इंसेप्शन से 1 साल से बिजनेस नहीं कर रहे हो, 180 दिन हो गए हैं, आपने सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं दिए हैं, 2 साल हो चुके हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, और डॉर्मेंट कंपनी का आपने यहाँ पर स्टेटस भी नहीं लिया है, ठीक है। इतना ही नहीं, जो बिजनेस आपने बोला था आप वो नहीं कर रहे हो। तो अगर ये सब रीजंस होते हैं तो सुओ मोटो ROC यानी कि रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, तो उन्होंने बोला देखिए क्या कर सकता है। रजिस्ट्रार एक नोटिस भेज सकता है कंपनी को और सभी डायरेक्टर्स को। अब मुझे एक बात बताइए, निकालने के लिए क्या मुझे थप्पड़ मारा गया, यस, किसके सामने मारा गया, मुझे मारा गया, यानी कि कंपनी को मारा गया, ठीक है, और सारे फैमिली मेंबर्स के सामने मारा गया जो मेरे घर वाले हैं। तो नोटिस भी किसको जाएगा, नोटिस कंपनी को जाएगा, बराबर है, और सारे डायरेक्टर्स को भी जाएगा, यानी कि फैमिली मेंबर्स को भी जाएगा, घर वालों के सामने भी जाएगा। स्टोरी रिलेट होती जा रही है, ठीक है। क्या नोटिस जाएगा,
यहाँ पर रजिस्ट्रार अपना इंटेंशन बताएगा कि हम इस कंपनी का नाम हटाना चाहते हैं हमारे रजिस्टर में से, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी कहना है, अगर आपको कुछ भी रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर करना होगा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ में। मेरे डैड ने मुझको बोला था कि अगर अपने आप को प्रूव करना है तो 30 दिन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। सर ये पीएन क्या था, सर ये ओजी क्या था, सब आगे आने वाला है, स्टोरी कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। सो ये हो गया, रजिस्ट्रार के पास में पावर है। बिजनेस नहीं किया 1 साल से, इंसेप्शन से 2 साल से, पिछले 2 साल में बिजनेस नहीं कर रहे हो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस भी नहीं लिया है आपने, सब्सक्रिप्शन में पैसे नहीं दिए 180 दिन तक आपके सब्सक्राइबर्स ने, और जो बिजनेस आपने बोला था करने के लिए वो आप नहीं कर रहे हो। ये पांचों पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर लिए है। तो रजिस्ट्रार यहाँ पर नोटिस देगा किसको, कंपनी को और डायरेक्टर्स को, और बोलेगा 30 दिन के अंदर रिप्रेजेंट करिए और ये बताइए कि हम आपका नाम क्यों न हटाए रजिस्टर में से, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ही खत्म होता है। अब हम स्टोरी पे आते हैं सेकंड पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट यानी कि पावर किसके पास में है, कंपनी के पास में है। थप्पड़ पड़ा मुझको, बहुत तेज थप्पड़ पड़ा, रोया मैंने एक और दूसरा चांस दिया, आई गिव इट अ सेकेंड ट्राई, बट अब देखिएगा सेकेंड पार्ट यहाँ पर शुरू होता है। सो आई गिव इट अ सेकेंड ट्राई, मैंने कहा एक और कोशिश करते हैं, चलिए यहाँ पर सॉरी बोलने की कोशिश करते हैं, बट ही स्लैप्ड मी अगेन। ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है। अच्छा, आपको स्लैप की कहानी पता है क्या, धीरे से बताने वाला हूँ आपको, आपके यहाँ पर मॉड्यूल में नहीं दिया गया है बट ये नॉलेज ज़रूरी है। STK1 STK2, जब ROC यहाँ पर जाता है नाम रिमूव करने के लिए तो उसको STK1 में यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है रिमूवल के लिए, और जब कंपनी खुद यहाँ पर खुद का नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन देती है तो उसको STK2 का फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो हुआ क्या, स्ट्राइक यानी कि थप्पड़ से आपको याद रहेगा, स्लैप पड़ा, स्ट्राइक हुआ मुझको गाल के ऊपर। यहाँ पर 1 में पहला थप्पड़ पड़ा ROC का, दूसरा थप्पड़ पड़ा कंपनी का खुद का। मैं जब गया अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, बचाने के लिए, तो मुझे एक और थप्पड़ पड़ा। द स्लैप वॉज सो हार्ड, देखिएगा, द स्लैप वॉज सो हार्ड दैट आई वॉन्टेड टू गेट इन स्पा। ओ माई गॉड, ये क्या मतलब कि मुझे इतनी गर्मी हो गई, तन बदन में आग लग गई, फायर भी लिखा है, फायर वॉज इनसाइड मी, तो मैं स्पा करवाना चाहता था। तो ज़रा इन वर्ड को आप याद रखिए, स्पा और फायर, ठीक है। स्लैप का तो मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। He further scolded, saying that I am senior secondary passed, that too with 75%। उन्होंने कहा यार तू सिर्फ ना सीनियर सेकेंडरी पास बच्चा है 75% के साथ में, तो ज़्यादा ना बकर बकर मत करो, आपने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है और कोई भी गलत प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कही है, ठीक है। और उन्होंने मेरी कुछ भी नहीं मानी ना, NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इवन दो आई प्रेड टू अष्ट देवता, अष्ट देवता यानी कि मैंने भगवान की प्रेयर करी सेक्शन नंबर 8 कंपनी की, तो भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड यहाँ पर सब सेक्शन है जहाँ पर सेकंड एप्लीकेशन दी जा रही है। कौन दे सकता है, कंपनी खुद का नाम हटा सकती है क्या, यस हटा सकती है। कब हटा सकती है, कंडीशंस क्या क्या है, देखिए कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली सोचिए, स्टोरी को साइड में रखिए। एक कंपनी है ABC कंपनी, ये पहुँच गई यहाँ पर कि मेरी यहाँ पर कंपनी का नाम हटा दीजिए और मुझे अब कंपनी नहीं रहना है। वॉट अबाउट माई लाइबिलिटीज़, तो यहाँ पर सेक्शन बोलता है कि अगर कोई कंपनी खुद का नाम हटाना चाहती है तो इट कैन डू सो, बट अ कंपनी में आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज, यानी कि आपकी जितनी भी लाइबिलिटी है वो एक्सटिंग्विश कर दो पहले। एक्सटिंग्विश से आपको कुछ याद आता है, फायर, राइट। तो फायर से आपको कनेक्ट होगा एक्सटिंग्विश वर्ड। तो एक्सटिंग्विश किसको करेंगे आप लाइबिलिटीज़ को एक्सटिंग्विश करेंगे, यानी कि आप लॉजिकली सोचे कंपनी आप यहाँ पर खत्म करना चाहते हो, जैसे आपका नाम हट गया रजिस्टर में से आपको डिसॉल्व माना जाएगा, तो व्हाट अबाउट योर लाइबिलिटीज़, आपकी लाइबिलिटीज़ भी पूरी खत्म होनी चाहिए। आप सबको, सभी लोगों को पैसे देकर अपनी लाइबिलिटीज़ को एक्सटिंग्विश करने के बाद में आप कंपनी का नाम रिमूव कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आप लाइबिलिटीज़ को एक्सटिंग्विश कैसे करेंगे, कंपनी अकेली तो नहीं है, कंपनी बनती उसके शेयर होल्डर से है, उसके मेंबर से है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लीजिए, SR को, सीनियर सेकेंडरी याद आया आपको, सीनियर सेकेंडरी, यस। तो आप SR यहाँ पर पास कर लीजिए, या फिर आप 75% मेंबर्स की कंसेंट ले लीजिए। आपकी पेडअप शेयर कैपिटल है 100 करोड़ की, उसमें से 75 करोड़ जो होल्ड करते हैं, ऐसे आप मेंबर्स से कंसेंट ले लीजिए। कुछ याद आया आपको, सीनियर सेकेंडरी पास हूँ मैं 75% के साथ में सिर्फ, ठीक है। तो ये भी आपका स्टोरी से यहाँ पर कनेक्ट हुआ। तो ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद में क्या कंपनी यहाँ पर
एप्लीकेशन दे सकती है टू रिमूव इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर, यस वो कर सकती है। या तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो या फिर 75% ऑफ मेंबर्स का आप यहाँ पर परमिशन लेके आ जाओ, फिर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। किसको? प्रिस्क्राइब मैनर में कर सकते हो, रजिस्ट्रार को, आरओसी को, कि हमारा नाम हटा दीजिए बॉस रजिस्टर में से। बट सर ग्राउंड्स क्या है, यानी कि किस ग्राउंड पर यहाँ पर ये कंपनी अपना नाम हटाना चाहती है, क्या किया उसने? तो उन्होंने बोला है कि जब थप्पड़ पड़ा ना दूसरी बार तो पहली बार जैसा ही था, यानी कि ज़मीन के नीचे से पैर हिल गए थे। उल्टा बोला, यस, पैर के नीचे से ज़मीन हिल गई थी। क्यों ऐसा क्यों बोला गया? पैर के नीचे ज़मीन हिल गई, ज़मीन मतलब ग्राउंड होता है, यानी कि जो सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर ग्राउंड थे वही ग्राउंड्स है। मतलब सर कौन से ग्राउंड्स की आप बात कर रहे हैं? आपने इंसेप्शन से 1 साल तक बिजनेस नहीं किया, पिछले साल में 2 साल में आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस भी नहीं ले रहे हैं, और 180 दिन तक सब्सक्रिप्शन आपने नहीं दिया है। यही ग्राउंड्स जो सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर थे, जिसकी वजह से आरओसी आपका नाम हटा रहा था, वही ग्राउंड्स यूज़ किए जाएंगे जब कंपनी खुद का नाम हटाना चाहती है तो। ठीक है, सो उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर आप ये काम कर दे तो, कि आप अपनी लाइबिलिटीज़ को एक्सटिंग्विश कर दे। किस तरीके से? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके या फिर 75% मेंबर्स का परमिशन लेने के बाद में तो आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ऑन द सेम ग्राउंड। और रजिस्ट्रार को जब से ये एप्लीकेशन मिलती है वो क्या करेगा? पब्लिक नोटिस निकालेगा। पीएन याद आया कुछ? मैंने प्लीज नो बोला पापा को, बट उन्होंने मेरी नहीं सुनी, बराबर है पीएन। तो पब्लिक नोटिस निकालेगा रजिस्ट्रार, और उसके बाद में ऑफिशियल गैजेट में भी डालेगा, ओजी। ठीक है, सो ये देखिए पब्लिक नोटिस निकालेगा प्रिस्क्राइब मैनर में, और आगे आप देखेंगे कि वो ओजी में भी यानी कि ऑफिशियल गैजेट में भी वो वहां पर डालेगा। ठीक है, सो ये पूरी स्टोरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। बट लास्ट में हमने देखा था कि सर मैंने अष्ट देवताओं से प्रेयर करी तो भी मेरे पापा ने ना, यानी कि नहीं सुना, NA नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो सेक्शन है ये नॉट एप्लीकेबल है किसको? सेक्शन नंबर 8 कंपनी को, यानी कि जो NPO कंपनी होती है उसको ये सबसेक्शन नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा। ओहो, यानी कि सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, ध्यान से सुनिएगा, कि एक सेक्शन नंबर 8 कंपनी है वो अपना नाम हटाना चाहती है, तो क्या उसको स्पेशल रिजोल्यूशन लेना ज़रूरी है? तो क्या बोलेंगे? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबसेक्शन नंबर 2 जो है वो सेक्शन नंबर 8 कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है, यानी कि उसको ना तो स्पेशल रिजोल्यूशन लेने की ज़रूरत है, ना ही उसको 75% मेंबर्स की परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एग्जाम्पशन टू सेक्शन 8 कंपनीज, नथिंग इन सबसेक्शन नंबर 2 शैल अप्लाई टू अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 8। ठीक है, सो ये बात हो गई। ऑफिशियल गैजेट की मैंने आपको बात बोली थी वो यहाँ पर आ गई है, इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल गैजेट में भी आपको वहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? रजिस्टर में से उस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। कब? ऑटोमेटिकली। कैसे ऑटोमेटिकली? 30 दिन में हमने आपको बोला था रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, आप नहीं आए। एट द एक्सपायरी ऑफ द टाइम मेंशन इन द नोटिस, या फिर नोटिस में हमने एक टाइम मेंशन किया आरओसी ने कि इसके पहले आप बताओ जो भी कुछ करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा और ऑफिशियल गैजेट में एक पब्लिक नोटिस भेज दिया जाएगा, बराबर है। तो जिस दिन पर पब्लिकेशन आया है उस दिन से आपकी कंपनी को डिसॉल्व्ड माना जाएगा। मतलब सर नोटिस दिया गया 1 जनवरी 2020 को, 30 दिन का टाइम दिया गया, टाइम एक्सपायर हो गया, और 5 तारीख को सर ऑफिशियल गैजेट में आया है 5 फरवरी को कि सर हमने कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो ऑफिशियल गैजेट में उन्होंने पब्लिक कर दिया। तो अब इस डेट से मेरी कंपनी डिसॉल्व मानी जाएगी। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हो क्या रहा है, जो बाकी के प्रोविजंस यानी कि सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 के लिए हमने स्टोरी सुन ली, आरओसी की पावर और कंपनी की पावर के लिए। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें सबसेक्शन नंबर 5 तक आते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना ज़रूरी है। पहली बात, मेरे डैड ने मुझको बोला था कि आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, तो वो जो नोटिस का टाइम था वो मेरा कंप्लीट हो गया। मैं वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, और ना ही मैं ये प्रूव कर पाया कि मुझे घर से क्यों बाहर ना निकाले। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये सब तो चल ही रहा था, ठीक है, बट इसमें मुझे इस पीरियड में मुझे रात को 2:30 बजे के पहले पहले काफ़ी चीज़ें मैंने सोची, तो मुझे क्या हुआ, यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का मुझे सफिशिएंटली रियलाइज़ हुआ। क्या? कि मुझे सफिशिएंटली रियलाइज़ हुआ कि मुझे सारे खुद के काम करने पड़ेंगे, यानी कि मुझे मेरी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करना ही होगा। ठीक है, डिस्चार्ज माय लाइबिलिटीज़ ऑन माय ओन मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी मेरे असेट्स हैं
ठीक है, उनको ओपन रखना पड़ेगा फॉर डिस्चार्ज ऑफ माई लाइबिलिटीज़। सो जितने भी मेरे असेट्स हैं उनको मुझे ओपन रखना पड़ेगा टू डिस्चार्ज माई ओन लाइबिलिटीज़, ये मुझे समझ में आ चुका था। और इसके अलावा जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब की जो लाइबिलिटीज़ है वो तो वहीं की वहीं स्टैंड करेगी, ठीक है। तो वो सब तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, उनका जितना भी कर्ज है वो मुझे चुकाना ही पड़ेगा, मेरे घर वाले हैं, ठीक है। बट फिर भी कुछ बदला नहीं था। ट्रिब्यूनल यानी कि बड़े पापा हमेशा मेरे साथ में थे। अब दोस्तों ये स्टोरी तो आपने सुन ली है। थोड़ी आगे की स्टोरी यानी कि सबसेक्शन नंबर 1 और 2 में आरओसी जब एप्लीकेशन दे सकता है, कंपनी जब एप्लीकेशन दे सकती है, दोनों बातें तो सही है। बट इसके बाद में सबसेक्शन नंबर 5 के साथ में कुछ बातें यहाँ पर आपको जो स्टोरी के थ्रू भी याद कर सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। देखिए, नोटिस मैं टाइम पे दे नहीं पाया, मुझे डैड ने कहा था कि आप 30 दिन के अंदर रिप्रेजेंट कीजिए, मैं नहीं कर पाया। तो टाइम अगर पूरा हो गया और मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। तो कुछ बातें मुझे रियलाइज़ हुई, सफिशिएंटली मुझे रियलाइज़ हुई कि खुद की लाइबिलिटीज़ तो मुझे ही डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। मेरे जितने भी असेट्स हैं मुझे ओपन रखने पड़ेंगे टू डिस्चार्ज माय ओन लाइबिलिटीज़, ये बात तो पक्की है। इसी के साथ में ये बात भी मुझे रियलाइज़ हुई कि जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं यानी कि मेरे जो घर वाले हैं, क्या उनके प्रति जो मेरी लाइबिलिटी है वो तो हमेशा रहने ही वाली है, राइट? तो वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इतना ही नहीं, सारी बातें सब सही है, बट जो ट्रिब्यूनल है यानी कि मेरे बड़े पापा है, उनकी हवा हमेशा मेरे साथ में है। वाइंडिंग अप और विंड, ठीक है, इन दोनों को मैंने रिलेट किया है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर रिलेट की जाएगी ऊपर की बातें समझने के लिए। चलिए आइए, तो क्या हुआ, प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट यानी कि सफिशिएंट प्रोविजन होना चाहिए रियलाइजेशन के लिए। तो मैंने दो वर्ड जो यहाँ पर पिक करे हैं वो है रियलाइजेशन और सफिशिएंट। तो सफिशिएंट प्रोविजन होना चाहिए किसके पास में, कंपनी के पास में। देखिए, अगर कंपनी यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास में जा रही है या फिर रजिस्ट्रार अपना ऑर्डर पास कर रहा है, तो रजिस्ट्रार बिफोर पासिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन नंबर 5 वो खुद को ही सर्टिस्फाई करेगा कि सफिशिएंट प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर रियलाइजेशन ऑफ ऑल अमाउंट ड्यू टू द कंपनी and for the payment of the discharge of its liabilities and obligation by the company within a reasonable time। यानी कि दो बातें कि सफिशिएंटली रियलाइजेशन का यहाँ पर सब बंदोबस्त कर दिया गया है और लाइबिलिटीज़ वो यहाँ पर डिस्चार्ज कर पाए ऐसा भी बंदोबस्त कर दिया गया है। हमेशा आरओसी अपना यहाँ पर नोटिस देने से पहले इन दोनों बातों का ध्यान रखेगा। क्या ये दोनों पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं? यस, बिल्कुल। और ज़रूरत पड़ी, इफ़ नेसेसरी, वो क्या करेगा, नेसेसरी अंडरटेकिंग लेगा फ्रॉम एमडी, डायरेक्टर, पर्सन इन चार्ज जो मैनेज यहाँ पर कर रहे हैं उनसे भी। क्या अंडरटेकिंग लेगा कि बॉस देखिए, एक अंडरटेकिंग आप दे दीजिए, लिख के दे दीजिए, बता दीजिए कि हम आपकी कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं और ये सब चीज़ें यहाँ पर पास ऑन हो चुकी है, ठीक है। इतना ही नहीं, असेट्स ऑफ द कंपनी जितने भी है उन सबको अवेलेबल रखना पड़ेगा फॉर द पेमेंट और डिस्चार्ज ऑफ इट्स लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन इवन आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डर रिमूविंग द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। उनके कहने का मतलब ये है कि जितने भी असेट्स हैं आप उनको ओपन रखिए लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, सफिशिएंट प्रोविजन बनाइए, ठीक है। और आप ये देखिए कि आपके लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए आपने सफिशिएंट प्रोविजन क्रिएट किया है कि नहीं किया है, जो भी आपके कंपनी के साथ में लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला परसिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी यानी कि जो भी डायरेक्टर की, मैनेजर की, कोई दूसरे ऑफिसर की, हर एक मेंबर की जो लाइबिलिटी पहले थी डिसॉल्व होने के पहले वो भी अभी भी रहेगी, यानी कि वो डिसॉल्व नहीं होगी, लाइबिलिटीज़ एज इट इज़ रहेगी। कंपनी भले डिसॉल्व हो गई हो, आपकी लाइबिलिटीज़ परसिस्ट करेगी, ठीक है। और पावर ऑफ ट्रिब्यूनल को यहाँ पर कोई अफेक्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर पावर ट्रिब्यूनल के पास में है कि वो कंपनी को वाइंडिंग अप कर सकती है। सो ट्रिब्यूनल जब भी चाहे वाइंड अप कर सकता है किसी भी कंपनी को, स्ट्रक ऑफ कर सकता है, उसका नाम हटा सकता है। ऑब्वियसली उसके पास भी रीजंस होंगे, पर वो उसकी पावर्स उसके पास में रहने वाली है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इस स्टोरी के थ्रू और कितने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, यहाँ पर हमने देख लिया है कि अगर कोई कंपनी यहाँ पर एप्लीकेशन दे रही हो, आरओसी अगर कोई यहाँ पर एप्लीकेशन दे रही हो, तो उनको इन दोनों सबसेक्शन में देखा जाएगा। बट उसके अलावा रजिस्ट्रार इन कुछ बातों का ध्यान रखेगा। वो यहाँ पर नोटिस देने से पहले देखेगा कि सफिशिएंट रियलाइजेशन किया गया है कि नहीं किया गया है प्रोविजन का और लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने का। सारे असेट्स अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पर घर वालों की जो लाइबिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी। घर वालों से मतलब क्या है, यहाँ पर परसिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि जितने भी यहाँ पर डायरेक्टर्स हैं, जितने भी मैनेजर हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं,
जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की जो भी लाइबिलिटी है वो चलती रहेगी। सो घर वालों की लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी और ट्रिब्यूनल की जो पावर है वो सब चलती रहेगी। तो ये आगे की स्टोरी के थ्रू हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इसी के साथ में सेक्शन 249 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। सेक्शन 249 में हमने कितनी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी है, सब सेक्शन नंबर 1 में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। सो यहाँ पर कितनी चीज़ें हमने कवर करी है 248 में। 248 हमारा यहाँ पर ही एंड होता है। 248 में सब सेक्शन नंबर 1 में हमने आरओसी की यहाँ पर पावर देखी है, ठीक है। आरओसी यहाँ पर वाइंडिंग अप कर सकती है 1 साल वाला, 2 साल वाला, 180 दिन का सब्सक्रिप्शन और डोरमेंट कंपनी, ये सब रीजंस है उसके पास में। अगर उसको सही लगता है तो आरओसी नोटिस भेजेगा कंपनी को और डायरेक्टर्स को, 30 डेज में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा। अगर नहीं होता है तो स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। सब सेक्शन नंबर 2 में क्या कंपनी खुद यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकती है? यस। कंडीशन ये है कि उसकी लाइबिलिटीज़ को उसको यहाँ पर एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा। कैसे करेगी वो? स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू करेगी या फिर 75% मेंबर्स के लिए कर सकती है। अंडर सेक्शन 8 कंपनीज है, क्या उनको यहाँ पर एग्जम्पशन मिला हुआ? यस, यानी कि ये सेक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो ये कंडीशंस और पावर्स हमने यहाँ पर देख ली है। किसके अंदर? सबसेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। उसके बाद में हमने छोटे छोटे पॉइंट्स भी कवर कर लिए हैं। 248 सेक्शन हमारा यहाँ पर ही एंड होता है। आइए अब 249 को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी तो आपने जैसे देख ली होगी, इस स्टोरी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, 249 को भी यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो मैंने मेरे डैड को कहा इतना सब हो गया, क्या हुआ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2:48 पर 248 पर मुझे घर से निकाला गया। क्यों निकाला गया? तो वहाँ पर रीज़न हमने देखा, मोटोरोला सुओ मोटो फ़ोन टूट गया मेरा, ठीक है। 1 साल तक मैंने उसका यहाँ पर यूज़ ही नहीं किया जब से ख़रीदा है। 2 साल से वो एज इट इज़ मेरे पापा का बिजनेस नहीं चल रहा है, डॉर्मेट्री में हम यहाँ पर रहते हैं, 180 दिन से EMI पे नहीं करी है। वॉट एवर मे बी द रीज़न, सबसेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन नंबर 2 हो गया। 2:49 पर 1 मिनट बाद पर मेरे पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, ठीक है। वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए गए? मैंने पूछा मेरे डैड से कि आप इतने रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हो, ज़रा ये बताइए। उन्होंने कहा कि बेटा, ही सेड इट्स नॉट जस्ट अबाउट एन एक्ट ऑफ 1 मिनट। हम 248 टू 249 की 1 मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे पास्ट की बात है भैया, पास्ट की। तो पास्ट को आपने कैसे बोला? तो उन्होंने कहा पास्ट की बात इसलिए है कि पिछले 3 महीनों में तुमने बहुत कांड करे हैं, बहुत काम करके आए हो। मैंने पूछा ऐसा क्या कर लिया मैंने? अब ज़रा सुनिए, पिछले 3 महीनों में मैंने क्या क्या किया है। मैंने अपना नाम बदल लिया, मैंने अपना एड्रेस बदल दिया, मैंने पापा की प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने उनकी कंपनी को वाइंड अप करवा दिया और मैं CA कर रहा हूँ जो कि ख़त्म हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मेरे डैड ने बोला इन सब हरकतों की वजह से इतने रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। फ़ोन टूटा वो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट की बात के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास्ट की वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं। तो 249 हकीकत में बोलता है क्या है? हेडिंग जरा देखिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मेकिंग एप्लीकेशन अंडर 248, कि 248 के अंदर कौन एप्लीकेशन नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा 249 ये बताएगा कि पिछले 3 मंथ्स के अंदर, क्या पिछले 3 मंथ्स के अंदर जो भी कंपनी ये सारे काम कर चुकी है वो एप्लीकेशन नहीं दे सकती। तो उन्होंने बोला कि क्या क्या काम ऐसे करें। तो ऐसी कंपनी देखिए जिसने क्या किया है, जिसने अपना नाम बदला है, जिसने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदला है फ्रॉम 1 स्टेट टू अनदर स्टेट। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही स्टेट का नहीं बोला है। स्टेट 1 टू स्टेट 1 अगर चेंज होता है और आपको दिया गया है कि वो 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई कर रहा है, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बोल रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है। सो जिसने अपना नाम चेंज कर लिया वो ऐसी कंपनी का अप्लाई कर सकती है? नहीं। जिसने अपना एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड ऑफिस बदल लिया हो, क्या वो अप्लाई कर सकती है? नहीं। जिसने अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया हो, ज़रा ये देखिए, डिस्पोजल फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी immediately before cessor of trade or otherwise carrying on of business for the purpose of disposal for gain in normal course of trading or otherwise carrying on of business। उन्होंने कहा कुछ भी रीज़न हो, आप नॉर्मल ट्रेड में कर रहे हो, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल ऑफ करी है पिछले 3 महीने में, तो क्या आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो नाम हो गया, पता हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, और has engaged in any other activity except the one which is necessary or expedient for the purpose or making an application under that section। उन्होंने कहा कि इसके अलावा आपने और ऐसी कोई दूसरी भी एक्टिविटी की हो जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी इस एप्लीकेशन के लिए, तो भी हम आपको मना कर देंगे।
और अगर आपने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट के लिए ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे रखी है, सीए बोला था हमने ऊपर, कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट की एप्लीकेशन अगर आपकी ड्यू है ट्रिब्यूनल के सामने, तो भी आप यहाँ पर नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। या फिर हम आपकी कंपनी को वाइंडिंग अप में डाल चुके हैं अंडर आर एक्ट आईबीसी, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। लॉजिकली सोचिए ना, वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन चली गई, डाल दी एप्लीकेशन, और मैं अपना नाम चेंज कर लूँगा तो कैसे हो सकता है? मेरा कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट चल रहा है, मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूँ क्या? नॉट पॉसिबल। आपने प्रॉपर्टी बेची एक नाम से, प्रॉफिट लिया दूसरे नाम से, नहीं हो सकता, फ्रॉड के चांसेस है। आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है, आपने अपना यहाँ पर क्या नाम बदला है ऑलरेडी पिछले 3 महीने में, तो वापस से नाम थोड़ी बदल सकते हैं हम आपका, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अगर 3 मंथ्स में आपने करी है, कौन कौन सी, ये सब हमने स्टोरी के थ्रू याद कर लिया है। क्या? नाम, एड्रेस, स्टेट 1 टू स्टेट 2, प्रॉपर्टी वाइंडिंग अप में हो और कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट में हो, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। और अगर आपने ऊपर वाली चीज़ों को वॉयलेट किया है तो आपके ऊपर 1 लाख रुपए का यहाँ पर जुर्माना लग सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? राइट्स ऑफ रजिस्ट्रार और नॉन कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस बाय द कंपनी। तो रजिस्ट्रार क्या कर सकती है? रजिस्ट्रार ये कर सकती है कि जैसे ही आपने 248 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर, यानी कि कंपनी जब एप्लीकेशन देती है, ठीक है, कि मेरा कंपनी का नाम हटा दीजिए, और आपने पिछले 3 महीने में ये सब काम किए हो, तो बस आपकी उस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया जाएगा, ठीक है? और आपको बोल दिया जाएगा कि हम आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ कर चुके हैं बिकॉज पिछले 3 महीने में आपने ये सब काम करे हैं। तो ये छोटा सा सेक्शन था 249, ये भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं 248 की एप्लीकेशन के ऊपर। सो जिन कंपनियों ने पिछले 3 महीने के अंदर ये सब काम करे होंगे वो एप्लीकेशन नहीं दे सकती है फॉर रिमूवल ऑफ इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। 249 भी यहाँ पर खत्म होता है। 250 छोटा सा सेक्शन है, आइए बात करते हैं। अब एक बार कंपनी का नाम हट चुका है तो क्या होगा? उन्होंने कहा वेयर अ कंपनी स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, ये बात तो पक्की है। 248 में एप्लीकेशन दी, ठीक है, ये बात तो पक्की है। 248 में एप्लीकेशन दी, 249 ने रेस्ट्रिक्शन बोले वो तो छोड़ो, ठीक है। जैसे 248 में एप्लीकेशन यहाँ पर अप्रूव हो गई तो आपकी कंपनी को डिसॉल्व्ड माना जाएगा। फ्रॉम विच डेट? ये ज़रा सोचने वाली बात है। फ्रॉम विच डेट? जब से यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, कहाँ पर? ऑफिशियल गैजेट में, उस डेट से आपकी कंपनी को डिसॉल्व्ड माना जाएगा। डिसॉल्व मतलब अब क्या कंपनी बची? नहीं, इट सीज टू ऑपरेट एज ए कंपनी, अब वो कंपनी नहीं बची है। और क्या है? उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है जो इशू किया गया था, क्या वो भी कैंसल्ड माना जाएगा? यस, बिल्कुल कैंसिल माना जाएगा। सर व्हाट अबाउट इट्स लाइबिलिटीज एंड इट्स ऑब्लिगेशन जो चलते आ रहे हैं? सर यहाँ पर कंपनी को लोन ले रखा था तो क्या वो लोन चुकाने के लिए उसको अभी भी कंपनी माना जाएगा? यस, भले ही आप डिसॉल्व हो गए हो, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग योर लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस this subsection shall not affect the company shall be continued in existence। just for the purpose of liability and obligation आपको ये माना जाएगा आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। सो 250 यही बोल रहा है, डिसॉल्व माना जाएगा। डिसॉल्व मतलब कंपनी सीजेस टू बी ए कंपनी नाउ और आपका सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैंसल्ड माना जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। बट फॉर लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन ये माना जाएगा कि आप अभी भी एज अ कंपनी ऑपरेट कर रहे हो। अब नेक्स्ट सेक्शन है 251, छोटा सा सेक्शन है। ये बोल रहा है कि अगर आपने एप्लीकेशन दी फ्रॉडुलेंट तरीके से, यानी कि गलत पर्पस के लिए, क्या पर्पस क्या क्या हो सकता है? अगर ये पाया गया वेयर इट इज फाउंड दैट एन एप्लीकेशन बाय अ कंपनी हैज़ बीन मेड विद द इंटेंशन, क्या इंटेंशन है भैया? उनका इंटेंशन था कि इवेड करना, लाइबिलिटीज से बचना, किसी लोगों को डिफ्रॉड करना, क्रेडिटर्स को डिसीव करना। इन लोगों का यानी कि क्रेडिटर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, किसी भी पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, यानी कि लाइबिलिटीज़ को वो यहाँ पर बचना चाहता है। इन पर्पस के लिए इस इंटेंशन के साथ में अगर उसने एप्लीकेशन फाइल करी है और ये बात अगर समझ में आ गई है तो जो भी पर्सन इंचार्ज है, जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, उसको यहाँ पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है, 447 की, यानी कि फ्रॉड की पेनल्टी आपको यहाँ पर लगेगी। ये जो सेक्शन है ये आगे मिसलेनियस में ही हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 447 की आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और बाकी सब भी जॉइंटली और सिवियरली लायबल होंगे डैमेज के लिए जो इस एक्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। सो बस छोटी सी बात है, फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है। 251 यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब अगला जो सेक्शन है वो है 252। बट एक और बात है, रजिस्ट्रार में ऑल्सो रिकमेंड प्रोसिक्यूशन
ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ऐसा जो पर्सन है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी चालू किया जा सकता है। ठीक है, सो ज़रा स्टोरी को हम पीछे ले जाए क्या। 248 2:48 पर मुझे रिमूव किया गया 2 तरीके से। मेरे ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, ठीक है, वो हमने समझ लिया। 249 में रेस्ट्रिक्शन दिए गए 248 के लिए। 250 ने बोला कि मैंने 2:30 तक रात को अपने आप को डिज़ोल्व नहीं होने दिया, कि वंस डिज़ोल्व तो वो कंपनी सीज हो जाती है और उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिया जाता है। और 251 यानी कि 1 मिनट बाद में मुझे समझ में आया कि मेरे घर वाले मेरे साथ में फ्रॉड कर रहे हैं, तो यानी कि फ्रॉड की एप्लीकेशन आप नहीं दे सकते। अब 252 आखिरी सेक्शन है जो बात कर रहा है पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी कि फाइनली मैं गया किसके पास में, मैं गया मेरे बड़े पापा के पास में कि बस अब आप ही सहारा हो, आप ही मुझे बचा लो। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब ये बात तो पक्की है बच्चों, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या होगा यहाँ पर। यार आरओसी के पास में आप गए, आरओसी ने आपकी कंपनी का नाम हटा दिया, आपको दिक्कत है तो आपको ट्रिब्यूनल के पास में जाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो हमको पीरियड क्लियर होना चाहिए कि कितने साल बीत चुके हैं या कितने साल नहीं बीते हैं तब तक मैं ट्रिब्यूनल के पास में जा सकता हूँ। ठीक है, तो आइए ट्रिब्यूनल की पावर हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ाते हैं हमारी स्टोरी को। सेक्शन नंबर 252 यानी कि ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल हमारी स्टोरी में कौन है, ट्रिब्यूनल है हमारे बड़े पापा। ठीक है ना, देखिए हुआ क्या। अब आरओसी के अगर मुझे डिसीजन से कुछ गड़बड़ होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, ट्रिब्यूनल के पास में जाऊँगा। बट क्वेश्चन ये है कि ट्रिब्यूनल के पास में कौन कौन जा सकता है। 3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो कंपनी खुद जा सकती है, कंपनी का कोई मेंबर जा सकता है, कंपनी में काम करने वाले वर्कमैन जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है कि यहाँ पर खुद आरओसी जा सकती है कि मैंने जो काम किया है वो गलत किया है, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वही गलत मिली थी। ठीक है, तो उसकी वजह से मैं वापस रिस्टोर करना चाहता हूँ जो मैंने कंपनी का नाम हटा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिब्यूनल खुद सुओ मोटो, क्या वो भी ऐसा कर सकता है क्या? यस, वो ऐसा क्यों कर सकता है? बाय एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एनी एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी एनी पर्सन कोई भी आके एप्लीकेशन दे सकता है। अब देखिए हुआ क्या, स्टोरी के हिसाब से बात करें, मुझे यहाँ पर घर से निकाल दिया गया। ठीक है, मेरे बाप को ही समझ में आया, आरओसी को, ठीक है, रजिस्ट्रार को, कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको, जो घर वालों ने इन्फॉर्मेशन दी थी, यानी कि जो डायरेक्टर्स ने, जो मेंबर्स ने, या फिर दूसरे लोगों ने, जो घर वाले हैं हमारी डेफिनेशन में, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत थी, इसलिए वो रिस्टोर करना चाहता है आरओसी खुद। तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, सो मेरे पिताश्री 3 साल के अंदर अंदर वहाँ पर जा सकते हैं, आरओसी खुद ट्रिब्यूनल के पास में जा सकता है 3 ईयर्स तक। यानी कि लेट्स से 1 जनवरी 2020 को नाम स्ट्रक ऑफ हो गया, तो यहाँ से 3 साल 21, 22 और 23, 2023 जनवरी 2023 के अंदर अंदर एक्सपायरी के पहले पहले क्या आरओसी जाकर यहाँ पर ट्रिब्यूनल को बोल सकता है बॉस इन्फॉर्मेशन गलत थी, वहाँ पे रिस्टोर कर लेते हैं? यस। कोई दूसरा पर्सन, एनी एग्रीव्ड पर्सन अगर जाना चाहता है तो क्या वो 3 साल के अंदर अंदर जा सकता है? जा सकता है। ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन आई कंपनी से, मेंबर से, वर्कमैन से, क्या वो रिस्टोर कर सकती है? यस, बट उसके लिए है 20 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखिए, सबसे पहले मुझे घर से निकाला गया तो मेरे दोस्तों को भी गलत लगा, घर में हमारे रिलेटिव्स को भी गलत लगा कि यार ये ऐसा आरओसी को यानी कि पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कोई भी एग्रीड पर्सन अपील कर सकता है क्या? यस, बिल्कुल कर सकता है, रजिस्ट्रार के ऑर्डर के अगेंस्ट में वो ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ने जब से ऑर्डर दिया है उसके 3 साल के अंदर अंदर ही वो कर सकता है। और ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि जो रिमूवल किया गया था वो जस्टिफाइड नहीं था, ग्राउंड्स वहां पर एब्सेंट थे, तो वो ऑर्डर पास कर सकता है रिस्टोरेशन का। ठीक है, बट ये करने से पहले क्या वो सबकी सुनेगा? यस, ट्रिब्यूनल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देगा सबको रिप्रेजेंट करने के लिए। किन किन को? रजिस्ट्रार यानी कि पिताश्री को, मुझे यानी कंपनी को, और ऑल द पर्सन कंसर्न जितने लोग हैं सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अब क्या आरओसी खुद जा सकता है? तो देखिए, पहले रिलेटिव्स को प्रॉब्लम हुई तो ऑल एग्रीड पर्सन 3 साल के अंदर अंदर वहाँ पर गए। इतने में मेरे डैड को भी समझ में आया, वो भी एप्लीकेशन देने के लिए बड़े पापा के पास में जा सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है, वो क्या बोले, हाँ आप लोग सही कह रहे हो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी ना एक्चुअली वो इनकरेक्ट थी, जो मुझे फर्निश की गई थी, डायरेक्टर्स ने जो इन्फॉर्मेशन मुझे फर्निश करी है घर वालों ने, ठीक है, डायरेक्टर घर वालों की डेफिनेशन में आते हैं, वो गलत थी, इसलिए अब रिस्टोरेशन करना चाहिए कंपनी का। ठीक है, सो वो भी 3 साल के अंदर अंदर ऐसा कर सकते हैं और ऑर्डर पास करवा सकते हैं ट्रिब्यूनल से फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम ऑफ सच कंपनी। अब रिलेटिव्स हो गया, आरओसी हो गया, ट्रिब्यूनल खुद भी ऐसा कर सकता है क्या? यस, अगर ट्रिब्यूनल को कोई एप्लीकेशन आई है,
ठीक है। वो एप्लीकेशन किसने फाइल करी है? वो एप्लीकेशन फाइल करी है या तो कंपनी ने खुद ने, यानी कि मैंने, या मेरे मेंबर्स ने, क्रेडिटर्स ने, या फिर वर्कमैन ने। ये लोग आके अगर एप्लीकेशन करते हैं ट्रिब्यूनल को कि जो नाम स्ट्रक ऑफ किया गया है गलत तरीके से किया गया है, बट उनको 20 साल के अंदर अंदर ही आना पड़ेगा जब से ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद में 20 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन आ गई और ट्रिब्यूनल को लगता है कि यस ये बिल्कुल गलत हुआ था, अनजस्ट था, तो वो यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है रिस्टोर करने का। और भी कुछ तरीके अगर लगते हैं, प्रोविजंस है, डायरेक्शंस है, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल कंपनी को दे सकता है और सभी पर्सन को दे सकता है कंपनी को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और एट लास्ट अगर हम बात करें तो जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है उसके साथ में क्या होगा, तो जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा बच्चों, वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आरओसी को फाइल करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी टू आरओसी, कंपनी आरओसी को फाइल करेगी 30 दिन के अंदर अंदर। ये जैसा भी ऑर्डर आता है आपको ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 252 के अंदर भी तीन ही चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहला है कौन, एनी एग्रीड पर्सन जा सकता है क्या? यस, 3 साल के अंदर जा सकता है। यहाँ पर आरओसी खुद जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है 3 साल के अंदर। और 20 साल के अंदर अंदर कोई भी कंपनी खुद, मेंबर खुद, क्रेडिटर खुद, वर्कमैन खुद जाके एप्लीकेशन दे सकता है। ट्रिब्यूनल को अगर सही लगे तो रिस्टोरेशन का बोल सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, प्रोविजन निकाल सकती है और कंपनी यहाँ पर आरओसी को 30 दिन के अंदर ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल सबमिट कर देगी, ठीक है दोस्तों। सो ये सेक्शन 252 भी हमारा यहाँ पर ही फिनिश होता है। 251 में हमने फ्रॉडुलेंट देख लिया था, 250 में हमने डिसॉल्व होने का तरीका देख लिया था और उससे पहले 249 में रेस्ट्रिक्शंस देखते हुए 248 में मेन सेक्शन हमने देख लिया है। इसी के साथ में हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और अपने आप में एक पूरा चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर पूरी स्टोरी के थ्रू इस चीज़ को समझा था। 248, 249 में पास्ट की हरकतें, 250 में डिसॉल्व नहीं होने दिया, खुद को पॉजिटिव रखा, 251 में हमने देखा फ्रॉड पकड़ में आया और 252 में बड़े पापा के पास में गया, यानी कि ट्रिब्यूनल के पास में मैं गया हूँ। तो ये पाँचों सेक्शन हमने यहाँ पर समझ लिए हैं, स्टोरी भी हमने यहाँ पर समझ ली थी। उसके बाद में इंडिविजुअल 248 की, 249 की, दोनों की स्टोरीज हमने समझी। आपको मेन सेक्शन जो यहाँ पर याद रखना है वो 248 है। सब सेक्शन नंबर 1 आरओसी एप्लीकेशन दे सकता है, सब सेक्शन नंबर 2 यहाँ पर कंपनी खुद एप्लीकेशन दे सकती है। कंडीशन मैं आपके लिए बोल सकता हूँ 248 में आरओसी अगर यहाँ पर एप्लीकेशन दे रही है नाम हटाने के लिए तो क्या हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हैं। 1 साल में जब से बिजनेस चालू करना था नहीं किया इनकॉर्पोरेशन से, पिछले 2 साल से बिजनेस नहीं किया, डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई नहीं किया, 180 डेज हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स ने पैसा नहीं दिया, तो आरओसी एप्लीकेशन दे सकता है। यस, 30 दिन का रिप्रेजेंटेशन का टाइम देगा। 248 सबसेक्शन नंबर 2, क्या कंपनी खुद का नाम हटवा सकती है? बिल्कुल हटवा सकती है। कैसे हटवा सकती है? शर्त है, अपनी लाइबिलिटीज को एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके या फिर 75% ऑफ मेंबर्स का यहाँ पर परमिशन लेकर, ठीक है। ये बात हमने देख ली थी, तो ये बात यहाँ पर कवर हो चुकी है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। ग्राउंड्स वही रहेंगे सबसेक्शन नंबर 1 के। इसके अलावा पब्लिक नोटिस निकाला जाएगा, ऑफिशियल गैजेट में निकाला जाएगा, आपको डिस्चार्ज और लाइबिलिटीज़ करनी पड़ेगी, सारे एसेट्स को ओपन रखना पड़ेगा, आपके जो फैमिली मेंबर्स यानी कि डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ परसिस्टेंट चलती रहेगी। 250 के पहले 249 रेस्ट्रिक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शन, कौन एप्लीकेशन नहीं दे सकता है? जिन्होंने पिछले 3 महीने में ये काम करे हो, नाम बदल लिया हो, पता बदल लिया हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, प्रॉपर्टी बेच दी हो, वाइंडिंग अप में ऑलरेडी आप चल रहे हो, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम में आप यहाँ पर चल रहे हो, तो आप ये एप्लीकेशन नहीं दे सकते। डिसॉल्व हो गए एक बार में 250 में, आपका सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फ्रॉड की एप्लीकेशन दी, फाइन लग जाएगा 447 का। और 252 में ये 3 कैटेगरी से आप यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो इसी तरीके से ये पूरा रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ही एंड होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। स्टोरी के थ्रू मैंने जो आपको याद करवाया वो सेल्फ स्टडी से बेटर है, आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इसी से जो समरी नोट्स आप बना रहे हैं सिर्फ वही आप ध्यान में रखिए, दैट्स इट, उतना काफ़ी होगा, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही।